नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या है, और उस प्रस्तावना में जो जो शब्द उल्लेख किए गए हैं उनका अर्थ क्या होता है ना। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में खासकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल या हर ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल देके भी मैं आपको साथ के साथ ही बताते चलूंगा। तो कल मैंने जो है आपको ये होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, एक बार इन अनुसूचियों पर नजर आपको डालनी है, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको अटपटा सा थोड़ा नहीं लगे, क्योंकि इन अनुसूचियों पर क्वेश्चन पूछा जाता है आईएएस के एग्जाम में, साथ ही साथ पीसीएस के एग्जाम में। इनको हल्के में नहीं लेना है, एग्जैक्ट आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अनुसूची 1 पर, है ना। देखो, जब अपना संविधान लागू हुआ था तब कितने आर्टिकल थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। अब अनुसूचियां कितनी हैं? 12। यानी कि 4 अनुसूचियां जो है वो समय के अनुसार बढ़ गई है ना। वो जो 4 बड़ी हैं उनको और भी ध्यान से हमें पढ़ना है ना। तो देखो, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में हमारा जो संघ है, साथ ही साथ जो हमारे राज्य हैं उनके नाम, है ना। यानी हमारा संघ और राज्य क्षेत्र जो है उनका नाम और उनकी सीमाएं, उनका न्यायिक क्षेत्र कहां कहां पर है, ये पहली अनुसूची में दिया गया है। और अगर अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये बातें इसमें बताई गई है ना। ये जब हम नागरिकता वाला और ये सब चीजें देखेंगे ना, जब राज्य और उसके संघ शासित प्रदेश और ये राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्र अलग अलग होता है कि नहीं होता, ये सब देखेंगे ना आर्टिकल वाइज, तब और डिस्कस कर लेंगे। पर याद रखो, अनुसूची 1 में क्या आता है? राज्य और उनके नाम, है ना। संघ राज्य क्षेत्र, उनके नाम, उनकी न्यायिक सीमाएं, ठीक है साहब। दूसरी अनुसूची में क्या आती है? तो दूसरी अनुसूची में यहां पर आता है जो भत्ते और विशेषाधिकार और जो परिलब्धियां मिलती हैं हमारे देश के जो बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं उनको, उनके बारे में बताया गया है दूसरी अनुसूची में, है ना। ये भी आपको याद रखना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते, उनका विशेषाधिकार क्या होंगे, राज्यों के राज्यपाल हैं उनके क्या होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनके क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के क्या होंगे, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या होंगे, है ना। इनके ऊपर आपको एक बार नजर डाल लेनी है। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जिसमें ये भी पूछ ले कि दूसरी अनुसूची में निम्न में से क्या क्या है, कि राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, उसमें क्या है। तो उनमें भत्ते, है ना, विशेषाधिकार, परिलब्धियां इस प्रकार से हुआ करते हैं। इतना आपको याद रख लेना है। पर ये आप देखते चलिए एक बार कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, इन सब का कीजिए, इन सब के जो भत्ते वगैरह है, विशेषाधिकार है, उनके बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में? दूसरी में। तीसरी अनुसूची में क्या है भाई? तो तीसरी अनुसूची में देखो, जब कोई भी मंत्री, कोई भी आप कहो कि न्यायाधीश जब अपने पद पर आसीन होता है तो वो क्या करता है? शपथ लेता है। शपथ या प्रतिज्ञान वो ग्रहण करता है। तो वो शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा किसमें हुई है? इस तीसरी अनुसूची में हुई है ना। जैसे संघ के जो मंत्री हैं वो जो अपनी शपथ लेते हैं, और है ना, तो उनका प्रारूप कहां दिया हुआ होता है? यहां पर। कहां पर? तीसरी अनुसूची में दिया होता है। नहीं कि मैं संघ का मंत्री चुना गया हूं, मैं भगवान को साक्षी मानकर, और इस प्रकार की जो शपथ ली जाती है ना, वो वाली। फिर संसद के लिए जो निर्वाचन के अभ्यर्थी हैं वो भी इसी अनुसूची के तहत जो है वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। संसद के सदस्य हैं वो भी इसी में लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसी में लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो भी इसमें लेते हैं। राज्य मंत्री जो है वो भी, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन अभ्यर्थी जो है वो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के सदस्य। अब देखो कौन कौन लेते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अब तक पूछा नहीं गया है। एक बार आपको क्या करना, नजर मार लेना, खुद की खुदा ने खासा कोई पूछे तो भी। पर देखो, एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि इस तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ना, वो इसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं है? वो इसमें शामिल नहीं है तीसरी अनुसूची में। ये वाली बात आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं ना, उसका प्रारूप इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये वाली आपको बात याद रखनी है। चलिए भाई, चौथी अनुसूची में क्या है? तो देखो,
मैंने कल बताया था कि अपनी संसद में दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, एक होता है लोकसभा जो निम्न सदन है ना। तो ये राज्यसभा क्या है, ये राज्यों का प्रतिनिधि है, राज्यों के प्रतिनिधि जो है वो इसमें आते हैं, किसमें, राज्यसभा में। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब कौन से राज्य से कितने व्यक्ति चुनकर आएंगे राज्यसभा में, ये कहां लिखा हुआ है, तो इस चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है कि कौन से राज्य से कितने लोग चुन के आएंगे राज्यों से, और जो संघ शासित क्षेत्र है उनसे, वो कहां लिखा हुआ है 34। जैसे राजस्थान से कितने लोग चुनकर आने वाले हैं राज्यसभा में, कितने लोग आने वाले हैं, 10 लोग। ये वाली बात कहां लिखी है, ये लिखी है चौथी अनुसूची में, है ना। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची में ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जहां पर अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई है ना। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है उनके बारे में चर्चा कहां हुई है, तो पांचवी अनुसूची में। कहां हुई है भाई, पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जाति और जनजातीय जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों से संबंधित बात हुई है पांचवी अनुसूची में। तो छठवीं में किसकी बात हुई है, देखो छठवीं में भी जनजातीय क्षेत्रों से किससे संबंधित बात हुई है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित ही बात हुई है छठवीं अनुसूची में। परंतु यहाँ याद रखने वाला है, याद रखने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर सिर्फ 4 राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा हुई है। वो 4 राज्य कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हजारों बार ऐसे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं कि छठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की चर्चा है ना, तो आपको कंफ्यूज करा देगा। पांचवी अनुसूची में क्या दिया है, छठवीं अनुसूची में क्या दिया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा इसमें हुई है ना। आपको हम याद कैसे करोगे, अमे मित्री, ऐसे याद आप कर सकते हो इसे, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। इन राज्यों की चर्चा हुई है कहां पर, छठवीं अनुसूची में। ये वाले आपको बात याद रखनी है। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि राज्य और जो संघ है वो दो अलग अलग स्तरों पर, हमारे यहाँ सरकार है, एक संघ स्तर पर एक राज्य स्तर पर। दोनों जो है घटक उनको शक्ति मिलती है संविधान से, है ना। जब संविधान से इनको शक्ति मिल रही है, तो मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र कानून बना सकता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बना सकता है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। तो ये वाली चर्चा कहां दी हुई है, ये दी हुई है 7वीं अनुसूची में। यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसकी चर्चा कहां की गई है, इस 7वीं अनुसूची में इस बात की चर्चा की गई है। कितने अभी इसमें विषय हैं, ये कोई याद रखने वाली बात आपको नहीं है, कोई नहीं पूछेगा ये। तो ये हमने देख लिया कि 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की चर्चा इसमें है। अब आ जाओ भारत में, मैं पूछूं आपको कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है? तो आप कहोगे सर भारत में तो ऐसे हजारों भाषाएं बोली जाती होगी, परंतु कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में आप कहो कि आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया हुआ है ना। कुछ ऐसी भाषाएं हैं, वो भाषाएं कितनी है, फिलहाल वो भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं। कितनी है, 22। तो इन भाषाओं की चर्चा कहां है, इसी 8वीं अनुसूची में है। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है। जो आधिकारिक भाषाएं है ना, इन आधिकारिक भाषाओं की चर्चा है इस 8वीं अनुसूची में। और अभी कितनी है, 22 भाषाएं अभी हैं। इन भाषाओं के नाम एक बार देख लेते हैं, कहीं ऐसा क्वेश्चन भी अब आ जाए, जब ये भाषाएं नई नई जोड़ी गई थी तब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सी भाषा जो है वो अभी अभी आधिकारिक भाषा बनी है ना। परंतु देखो फिर भी देख लेते हैं, असमिया भाषा, बांग्ला, बोडो भाषा, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली। देखो ये आप शायद छोड़ दो कि यार नेपाली भाषा नेपाल में बोली जाती है, तो हमारे यहाँ वो आधिकारिक भाषा में क्यों होगी, तो यस वो हमारे यहाँ संविधान के 8वीं अनुसूची में है नेपाली भाषा, क्योंकि बेटी और रोटी के रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ। ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषा, है ना, ये सब है। साथ ही साथ ही कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको अलग अलग टाइम पे कब कब जोड़ा गया था वो सब यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से अपनी कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है साहब। तो फिर 9वीं अनुसूची में क्या होगा, देखो
भारत जब आजाद हुआ, या भारत आजाद होने से पहले हुआ क्या करता था, एक तरफ होते थे साधारण किसान, क्या होते थे भाई, साधारण किसान, और एक तरफ क्या होते थे, जमींदार। इन जमींदारों के पास तो हजारों एकड़ जमीन होती थी, और इन किसानों के पास, बेचारे के पास कुछ जमीन नहीं थी, है ना, कुछ तो लैंडलेस थे, है ना, यानी भूमिहीन किसान हुआ करते थे। कुछ के पास, बेचारों के पास कोई किसी के पास आधा बीघा, किसी के पास 1 बीघा ऐसी जमीन, और ये जमींदार भरे बैठे, हजारों हजारों बीघे जमीन इनके पास, एकड़ जमीन इनके पास। तो किया क्या गया, एक अनुसूची बना दी गई, माफ कीजिएगा, अभी समझते हैं। तो जब देश आजाद हुआ तो ये पता लगा कि भाई हमें एक समाजवादी देश बनाना है, और नेहरू जी की विचारधारा समाजवाद की ओर हुआ करती थी। तो समाजवाद में क्या होता है भाई, सब लोगों को साथ लेकर चलो। तो उस काल की सरकार को यह पता लगा कि भाई इन लोगों के पास तो बिल्कुल जमीन ही नहीं है, और इनके पास बहुत ज्यादा है, तो क्या करें, इनसे जमीन ले लें और थोड़ी सी किसानों को जमीन दे दें, है ना। अब जमीन इन जमींदारों से छीनकर जब किसानों को दी जाने लगी, तो जमींदार भाई कोर्ट में चले गए कि महाराज ये हमारी जमीन छीन लें। और उस टाइम पे संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 19 में। बाद में तो हालांकि इसे हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट से, पर तब तक ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था। तो कोर्ट में गए और कोर्ट ने बोल दिया भाई आप तो ये मूल अधिकार है, इसे छीन नहीं सकते। तो इसे छीन नहीं सकते, इसलिए सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि भाई ये वाला कोई एक घड़ा बना दिया, मान लीजिए ऐसा कोई इन्होंने एक घड़ा बना दिया कि इस घड़े में जो जो कानून हम डाल देंगे ना, ये मान लीजिए कानून है, इस कानून के ऊपर अब कोर्ट जो है केस नहीं सुन सकेगी। यानी अब इस घड़े में क्या लिखा है, इस थैले में क्या डला हुआ है, एक कानून देख ही नहीं सकता, यानी कि कोर्ट जो है इसमें देख ही नहीं सकता। कोर्ट के वो आंखों पे तो काली पट्टी बंधी है, ये देख ही नहीं सकती इसमें क्या है। तो ऐसे ही कानूनों को उठाकर इस नवी सूची में डाल दिया गया। तो जो जमींदारी प्रणाली थी उसके उन्मूलन से संबंधित जो कानून बनाए गए थे अलग अलग राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा और संसद के द्वारा, उनको डाल दिया गया इस अनुसूची के अंदर, ताकि जो है वो कोर्ट जो है, जो न्यायालय है, वो इन मामलों का जो है वो केस नहीं सुन सके, है ना। ठीक है, यही इसीलिए नवी अनुसूची ला देगी। तो नवी अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन से संबंधित जो कानून है ना, वो इसमें है, विभिन्न विभिन्न विधानमंडलों के, साथ ही साथ संसद के, है ना, ताकि इन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, है ना। परंतु देखो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, कौन सा केस था, तो वो था IR कोहिलो केस। एक IR कोहिलो केस जो है ना, ये IR कोहिलो केस यूपीएससी पूछ भी चुकी है ऑलरेडी। तो इस IR कोहिलो केस में ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि आपने कोई ऐसा एक बॉक्स बनाया और उसमें कानून डाल दिए कि अब सुप्रीम कोर्ट इसे देख ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, हमारे आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई आप गलत कानून तो नहीं डाल रहे। देखो शुरू में तो इसमें जमींदारी से उन्मूलन से संबंधित कानून डाले गए थे, बाद में तो इसमें हर तरीके के कानून डाल दिए गए, जिन जिन कानूनों को सरकार चाहती थी कि भाई कोर्ट जो है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाए, उनको डाल दिया गया। तो अब बहुत ज्यादा हो गया मामला, शुरुआत में 13 कानून हुआ करते थे, वो बढ़कर सैकड़ों कानून हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई नहीं, ये तो यहाँ पर गलत हो रहा। तो 2007 में IR कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ये चतुरता यहाँ पर नहीं चलेगी, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई देखो, आपको जो उन्मुक्ति मिली है ना, कि भाई उन्मुक्ति मिली है, जो नवी सूची में अंतर्गत डाल दिया गया, उन कानूनों पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो याद रखो, वो 24 अप्रैल 1973 से पहले जो कानून डाले गए थे ना, उससे पहले वाले कानूनों पर ही वो उन्मुक्ति है। उसके बाद में अगर आपने कोई कानून डाला तो उसकी न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। देखो ये 1975 लिखा नहीं, गलत है, ये 1973 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। क्या हुआ था, कल भी मैंने बताया था, केशवानंद केस जो है, इस केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, मूल ढांचे का एक सिद्धांत दिया था, है ना। तो तब से कह दिया भाई 24 अप्रैल 1973 के पहले जो कानून डाले गए उनमें उन्मुक्ति आपको मिली रहेगी, पर इस डेट के बाद में जो कानून अगर आपने इसमें डाले होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हम कर पाएंगे। तो ये चीज हमने जान ली। चलो भाई, अब 10वीं अनुसूची में क्या आएगा, तो देखो होता क्या है, एक मान लीजिए बीजेपी है, एक यहां पर कांग्रेस है, ठीक। अब मान लीजिए कोई सदस्य है कांग्रेस में है, सिंधिया मान लेते हैं। यहां पर कोई दिल पे नहीं लेगा भाई बात, पढ़ाई ऐसे ही होती है, थोड़ा दिल खोल के, है ना।
हम कोई किसी पार्टी से यहाँ मतलब नहीं है, हम याद रखने के लिए और समझने के लिए समझे सर। सिंधिया साहब जो है वो चुने किसकी टिकट से गए? कांग्रेस की टिकट से। और सिंधिया साहब ने ज्वाइन किया कर ली बाद में आकर, भाई चुनाव जीत गए कांग्रेस की टिकट से, कांग्रेस के मुद्दों पर, और बाद में जाके शामिल हो गए बीजेपी में। तो आपको क्या बात, ये नैतिक है? क्या ये कानूनी है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं नैतिक है। भाई जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, जिस मुद्दों पर आपने लड़ा, और जो मुद्दे और जो पार्टी देकर जनता ने वोट दिया उनके साथ आपने छल किया, तो ना तो ये नैतिक है ना ये कानूनी है ना। इसलिए हुआ क्या कि पहले ऐसा बहुत होता था और कोई कानून था नहीं, इसलिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन लाया गया। कब? 1985 में। ये याद रखनी है एक एक चीज कि कब लाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 में, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक एक्ट लाया गया और एक चीज डाल दी गई संविधान में, दल बदल की, है ना। यानी अब अगर आपने ये दल बदल किया तो आप निर्योग्य घोषित कर दिए जाओगे, आप चुनाव लड़ ही नहीं पाओगे और आपके सदस्यता गई मान लीजिए, है ना। तो यही है। तो इस दल बदल से संबंधित कानून जो है कौन सी अनुसूची में है? इस 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ताकि कोई जो है नेता दल परिवर्तन नहीं कर पाए। परंतु देखो दल बदल तो अभी भी होते ही, ठीक। अब आ जाती है 11वीं अनुसूची। तो देखो, मूल संविधान में पंचायतों को वो संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया जो गांधी जी चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेन फोकस कहां हुआ करता था? राष्ट्र विकास पर। ये सब चीजें तो बाद में होती रहेंगी। तो बाद में जब धीरे धीरे देश सक्षम हुआ तो अलग अलग समितियां यहां पर बनती है, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, है ना, एल एम सिंघवी समिति, तमाम समितियां हम पढ़ेंगे जब हम पंचायत वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब इन पंचायतों को कानूनी अधिकार दे दिया गया, यानी संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, कौन से अधिनियम के माध्यम से? 73वें संशोधन के माध्यम से, जो कि 1992 में हुआ, उसके माध्यम से पंचायतों को यहां पर संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। तो अब ये संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, इनकी चर्चा कहां होगी? तो भाई 11वीं अनुसूची में होगी। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की चर्चा है। पंचायतों की जो शक्तियां हैं, उनके क्या प्राधिकार है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनमें कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? 29 विषय। इनकी चर्चा क्या है? 11वीं में। तो देखो, इन पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं की तो बात हुई थी, नगर पालिकाओं की बात भी तो हुई थी, है ना। तो इन नगर पालिकाओं को बाद में कौन सी अनुसूची में डालेंगे? तो भाई कोई नहीं, एक अनुसूची और बना देते तो 12वीं अनुसूची बना देगी। और इस 12वीं अनुसूची में क्या डाल दिया गया? इन नगर पालिकाओं की जो शक्तियां होंगी, इनके क्या प्राधिकार होंगे, साथ ही साथ इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये कौन सी अनुसूची में डाल दिया गया? 12वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और उनको कितने विषय दे दिए गए? 18 विषय दे दिए गए। जब इनकी चर्चा करेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। और ये 12वीं अनुसूची कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये जोड़ी गई थी। तो ये हमने 12 की 12 अनुसूचियां पढ़ ली है ना। ये आपको ध्यान से याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इनको। अब देखो, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे संविधान में, कल मैंने बताया था कि लगभग 60 देशों से हमारे संविधान में जो है उपबंध ग्रहण किए गए हैं। तो मोटा मोटी जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके संविधानों से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है साहब। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। मैंने बताया कल भी कि इसकी संविधान की आलोचना ये होती है भाई ये तो सीधा सीधा भारत शासन अधिनियम आपने लाके रख दिया। हाँ, तो एक बहुत बड़ा भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही अपने संविधान में है। जैसे संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और साथ ही साथ जो प्रशासनिक विवरण दिए गए हैं वो हमने इस भारत शासन अधिनियम से ही ग्रहण किए हैं। ठीक है साहब, आगे। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया? संसदीय शासन व्यवस्था। कल के लेक्चर में मैंने बताया था संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। विधि का शासन कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया। यानी कानून का शासन होना चाहिए, व्यक्ति का शासन नहीं, कानून का शासन होना चाहिए। अब ये कानून का शासन या विधि का शासन क्या होता है? तो देखो, विधि का शासन जो है इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक आती है मनमाने शासन का अंत। क्या आती है? मनमाने शासन का अंत। एक है विधि के समक्ष क्षमता, और व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता। व्यक्ति के अधिकारों
को वरीयता, ये तीन जो है आपको हो कि चीजें शामिल होती है इस विधि के शासन के अंतर्गत। और ये हमने लिया कहां से? ये सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया है। देखो, मनमाने शासन का अंत का मतलब क्या है? यानी कि कल को सरकार अपने विम्स और फ्रेंसेस के हिसाब से कुछ भी चीज नहीं कर सकती। कि कल को मोदी जी को सपना आ जाए और मोदी जी कहे कि भाई कल से जो है जो भी आदमी 10,000 से ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको जेल में डाल दो। कल से कोई भी आदमी जो है किसी को अगर एक गाली भी दे दे तो उसको फांसी चढ़ा दो, है ना। कुछ भी कानून जो है वो मनमाना नहीं हो सकता, है ना। यानी कुछ भी कानून जो होगा वो एक विधि के द्वारा स्थापित होगा। पहले कोई कानून बनेगा, फिर उस कानून के अकॉर्डिंग काम होगा। जब तक कोई कानून नहीं है, मनमाने ढंग से सरकार काम नहीं कर सकती है। यह है मनमाने शासन का अंत। मनमाने शासन का अंत का मतलब है कि यहां पर किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी बल्कि कानून की चलेगी। अब विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हुआ? भाई ये कानून है, इस कानून के समक्ष सब बराबर हैं। क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या गोरा, क्या काला, क्या मोटा, क्या पतला, क्या अमीर, क्या गरीब, सब के सब जो है इस कानून के समक्ष बराबर है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है साहब। और ये क्या है? व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता। व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता ये है, इसका मतलब ये है कि जो संविधान है ना, संविधान की वजह से व्यक्ति को अधिकार नहीं मिले, बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है संविधान। यानी कि व्यक्ति के अधिकार हैं इसलिए संविधान आया है। उन अधिकारों को लिखने के लिए संविधान आया है, ना कि संविधान है इसलिए व्यक्ति के अधिकार है। समझ में आई बात? यानी कि ये तो वही बात होगी कि कानून में कोई बात लिखी है तभी तक आपको उसका अधिकार है। अगर कानून में कोई बात नहीं लिखी है तो फिर उस चीज का आपको अधिकार नहीं है। यानी मान लीजिए कल को आप रात में सो रहे हो और सोते सोते बाजू में आपके कोई बहुत 12 बजे 1 बजे बहुत जोर जोर से जो है वो डीजे बजाने लगे, ठीक है, और आप जो है इसकी कंप्लेंट करने जाओ पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन वाले ऐसे कहें कि भाई हम इसके केस दर्ज ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कानून बनाया हुआ ही नहीं कि डीजे बजाने से केस किसी के ऊपर केस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि विधि में लिखा है तभी हम ये काम करेंगे। पर ये व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता वाली क्या बात हुई कि भाई विधि में लिखा हो कि नहीं लिखा हो, कानून से व्यक्ति के अधिकार नहीं है बल्कि व्यक्ति के अधिकारों से कानून है। भाई व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो कानून हो या नहीं हो, अब ये यहां पर आपको ये बंद करवाना पड़ेगा डीजे वाले को। ये है व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता। ये व्यक्ति के अधिकारों को वरीयता वाली चीज जो है ये ब्रिटेन में है। ये विधि के शासन का ये वाला पार्ट भारत में नहीं है ना। यानी कि भारत में सिर्फ वही चीजें होती हैं जो संविधान में लिखा है। अपना संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम नहीं है बल्कि संविधान की वजह से हमें अधिकार मिला हुआ है। जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में संविधान की वजह से लोगों को अधिकार नहीं मिले हैं बल्कि लोगों को अधिकार मिले हैं इसलिए संविधान है। ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है साहब। साथ ही साथ विधायी प्रक्रिया, यानी कि कानून कैसे बनेगा। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल की प्रणाली, जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है, फिर सरकार चलती है, वैसे ब्रिटेन में होती है। परमाधिकार, परमाधिकार का मतलब है ये एक लेख जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, है ना। जब हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल से जानेंगे। तो ये परमाधिकार का अधिकार हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया है? ब्रिटेन से, है ना। जैसे संसद में जो सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं ना। जैसे जब तक संसद चल रही है उनके ऊपर कोई केस नहीं चला सकता है, उनको संसद में बोलने की आजादी है, इस प्रकार के। साथ ही साथ संसद के भी तो कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे भाई संसद की कोई भी आप कहो कि उस पर जो वाद विवाद हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, उसको कोई भी टीवी चैनल से दिखा नहीं सकता, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। कोई संसद में पुलिस ऑफिसर प्रवेश नहीं कर सकता बिना अध्यक्ष की अनुमति के, कोई वहां पर गिरफ्तार नहीं कर सकता बिना अध्यक्ष की अनुमति के। ये तो विशेषाधिकार मिले हैं इनको। कहां से मिले हैं? ब्रिटेन से। साथ ही साथ द्विसदनवाद, जैसे ब्रिटेन में भी द्विसदन है, 2 सदन है ना। अपने क्या है? राज्यसभा और लोकसभा, है ना अपने देश में। वैसे ब्रिटेन में भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, 2 सदन है वहां पर। द्विसदन है तो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से लिए। चलो भाई, यूएसए से हमने क्या लिया है? सबसे पहले तो हमने मूल अधिकार जो लिए हैं वो यूएसए से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहां से ली है? यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमने कहां से लिया है? यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कल को सरकार कोई कानून बनाती है, कौन? ये है अपनी एग्जीक्यूटिव, ये है जुडिशियरी और ये है लेजिस्लेटिव। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये समझो।
ये लेजिस्लेटिव कोई कानून बना देती है या ये एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा कानून जो है वो लागू करने में गड़बड़ी कर देती है, तो ये जुडिशरी को ये अधिकार है कि उस कानून की ये समीक्षा करेगा कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, क्या वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या वो अधिकारातीत तो नहीं है, मतलब इसके अधिकार में ही कोई नहीं है और वो कानून बना दे रही है, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मैंने बताया था 99th अमेंडमेंट से लाया गया था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में क्या लिखा गया है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, आपने तो उसके माध्यम से एक कर देना है तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया, है ना। इस प्रकार से न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कानूनों को निरस्त करा जा सकता है। क्या करा जा सकता है? निरस्त। जैसे अभी अभी समझो, बीजेपी की सरकार कौन सा कानून लेके आई? इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कानून लेके आई। अब इसमें बहुत ज्यादा घपला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये गैर संवैधानिक है, ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जानकारी के का जो अधिकार है उसका उल्लंघन करता है, इसलिए ये अधिकारातीत है, गैर संवैधानिक है। ये न्यायिक समीक्षा का अधिकार है ना। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, कि किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा, ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है ये कहां से लिए हमने? यूएसए से लिए। और राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलेगा वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से लिए। पर याद रखो, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाना और अपने यहाँ के राष्ट्रपति को हटाना अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे पहले तो हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी हमने लिए। और आयरलैंड ने ये डीपीएसपी कहां से लिए थे? तो स्पेन से लिए थे। साथ ही साथ याद रखना, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा? देखो यहां पर नामांकन है, निर्वाचन नहीं, ये आपको याद रखना है, निर्वाचन नहीं है, ये नामांकन है। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, वो उनका नामांकन किस प्रकार से होगा, ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। तो डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था। देखो जैसे अपने कल के लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था कि अपने यहाँ एक है संघ, एक है राज्य, और हमारे संघ जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसा सेम टू सेम शक्तिशाली जो है संघ कहां पर है? तो ऐसा सेम टू सेम शक्तिशाली संघ जो है वो कनाडा में है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से ग्रहण करी है, जहां पर संघ जो है वो ज्यादा सशक्त है, यानी जो केंद्र है वो ज्यादा सशक्त है, फिर भी संघीय व्यवस्था है। साथ ही साथ जब जब केंद्र जो है वो सशक्त होगा तो अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास से होगी, तभी तो वो ज्यादा सशक्त हो रहा है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये हमने कनाडा से लिया है। और सशक्त केंद्र है, इसका मतलब क्या है कि राज्य के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, ये भी तो एक सशक्त केंद्र की वो हुई ना विशेषता। तो राज्य के राज्यपालों को केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाना, यह भी हमने कनाडा से लिया है। और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है आर्टिकल 143 के तहत, वो भी हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है कनाडा से ही। यानी सरकार को किसी बात पर अगर पूछना हो, राष्ट्रपति साहब को सलाह लेनी हो, तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि कोई संविधान पूर्व कोई संधि है, उसकी कोई कानून है उसकी व्याख्या करना है, ऐसा कोई कानून नहीं हो, तब तक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट वो देने के लिए, राय देने के लिए बाध्य नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं, ये वाली बात। अब देखो ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे हमने क्या लिया? समवर्ती सूची। तो हमने देखा ना, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, तीन होता है ना। तो ये समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तभी तो जब सरकार ने बिटकॉइन पर पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया, तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, भाई हमारे व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन कर रही है सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप पूर्ण तरीके से बैन नहीं कर सकते, आप रेगुलेट कर सकते हो,
है ना। तो आप रेगुलेट करो, बैन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका भी तो अधिकार है, आपके थोड़े अधिकार है सारे। तो बिटकॉइन जो है उसका व्यापार करना अपने आप पूर्ण से बैन नहीं है, रेगुलेटेड है। अब सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है 30%, ठीक है ना। साथ ही साथ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कैसे? देखो भाई, नॉर्मली क्या होता है भाई, लोकसभा में कोई कानून जाएगा, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा पास करेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जैसे ही उसको पास, उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, कानून बन जाएगा। या ऐसा भी होता है भाई, राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा पास कर देगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोकसभा ने बिल पास किया और राज्यसभा के पास भेज दिया, और राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं होने की वजह से वहां पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या गतिरोध की? यानी 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए, और अभी तक राज्यसभा ने उस पर कोई चर्चा ही नहीं की है, और राज्यसभा उसे पास ही नहीं कर रही है, तो गतिरोध की स्थिति। और इस गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है दोनों सदनों की, ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ 3 बार ऐसा अब तक पूरे इतिहास में हुआ है आजाद भारत की, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अगला, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या ग्रहण किया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब हम आपातकाल पढ़ेंगे ना 352, 356, तब हम डिस्कस करेंगे कि आपातकाल जब लग जाता है ना, तो जो मूल अधिकार होते हैं वो स्थगित हो जाते हैं, लागू नहीं रहते हैं, है ना। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक। तो हमने आपातकालों का स्थगन, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, ये कहां से लिया है? जर्मनी के वाइमर साम्राज्य के संविधान से, माफ कीजिएगा। और यूएसएसआर से हमने क्या ग्रहण किया है? पूर्व जो सोवियत संघ था, आज जो है वो रूस है, इसके संविधान से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य। कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी कमेटी? स्वर्ण सिंह समिति। प्रधानमंत्री कौन थी तब? इंदिरा गांधी। ये भी याद रखना है, कौन किसके काल में। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। यूपीएससी ने पूछ लिया था कि पहला संविधान संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ था, जो 9वीं अनुसूची की जोड़ने के लिए? कब हुआ? 1951 में। कौन थे प्रधानमंत्री? नेहरू जी थे भाई। ऐसा इजी सा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। यूपीएससी ने एक बार पूछा कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जब बना तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एनजीटी कब बना? पहले तो ये पता होना चाहिए, 2010 में बना। तो 2010 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है ना। और साथ ही साथ जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, इसका आदर्श भी हमने कहां से लिया है? इसी यूएसएसआर से लिया है, ठीक है साहब। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? एक तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो हमने लिया है। फ्रांस तो बहुत बार गणतंत्र बना है ना। 5 बार, 5वां गणतंत्र बन गया, 6 बार गणतंत्र बन गया। क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन आया, नेपोलियन ने कहा मैं पहले राजा होता था, राजा को मार दिया गया, नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने कह दिया मैं गणतंत्र मैं बना रहा हूँ, थोड़े दिनों में नेपोलियन खुद राजा बन जाता है। फिर नेपोलियन को हटाया जाता है, फिर एक बंदा आता है वो गणतंत्र घोषित करता है, फिर दूसरा बन जाता है, ऐसे। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका आदर्श भी हमने कहां से लिए हैं? फ्रांस से ही लिए हैं। फ्रांस की क्रांति जब हुई थी ना, तो इस फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, इसकी चर्चा खूब जोरों शोरों से की गई थी। कब हुई थी? 1789 में। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? तो देखो, संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया से होगा? 368 अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी, वो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये भी दक्षिण अफ्रीका से। देखो, एक था नामांकन, वो कहां से था? आयरलैंड से। ये आपको याद रखना। राज्यसभा में नामांकन कैसे होगा? ये है आयरलैंड से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये कहां से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है साहब। अब जापान के संविधान से भी तो कुछ लिया होगा, तो हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जब तक कोई कानून नहीं बना है ना, या कोई भी अगर निर्णय होगा सरकार का, तो वो निर्णय होगा कानून के द्वारा ही होगा। यानी अगर कोई कानून नहीं बना हुआ है और आपने कुछ ऐसा काम किया है और वो उस कानून के तहत जुर्म नहीं है, तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, और इस 2024 में ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि इसरो ने मान लीजिए ऊपर भेज दिया रॉकेट, और वो रॉकेट आगे दिल्ली में गिर गया और मान लीजिए लोग मर गए या क्षति हो गई,
और अभी तक ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि ऐसा गिर गया और किसी को सजा होगी। तो फिर भी यहां पर किसी को सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। जब तक कोई कानून नहीं है तब तक सजा नहीं दी जा सकती। यानी अगर आपको किसी व्यक्ति के प्राण लेने हैं या आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए एक सुस्थापित विधि की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये हमारे आर्टिकल 21 में ऐसा बताया गया है। अगर किसी आदमी को कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे मुक्त करना है तो आपको ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ऐसा कोई कानून हो। बिना विधि की सुस्थापित प्रक्रिया के आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा कहाँ है? जापान में। चलो ये हमने देख लिया। अब हम आज डिस्कस करेंगे विस्तार से इस भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में भी आपको याद होना चाहिए कि प्रियम्बल इसे कहते हैं। देख, कल के लेक्चर में या इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव। कहां रखा जाता है भाई? तो संविधान सभा में रखेंगे। कौन रखेंगे? तो भाई नेहरू जी रखेंगे। तो संविधान सभा में नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में उसका बदला हुआ रूप ही जाके भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। ये हमारे संविधान का दर्शन है, हमारे संविधान की आत्मा है ना? हमारे संविधान की एक, आप कहो कि ये पूरी का एक पूरा परिचय पत्र इसे कहा जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना को। और आपको ये प्रस्तावना बाय हार्ट याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। ऐसी प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में हुआ करती थी, यूएसए के संविधान में। उसके बाद में ही अलग अलग देशों ने इसे अपनाया है और हमने भी अमेरिका के संविधान से ही इसे तो आप कहो कि मोटा मोटी उसी वहीं से हमने ये अपनाया है ना? जो संविधान है की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को हमारे पूरे संविधान का परिचय पत्र कहा जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान को पढ़ना चाहे और उसके पास 395 आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसे कहो कि भाई आपको क्या करना है, आप आओ और हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ लो। हमारे संविधान की झलक आपको मिल जाएगी कि हमारे संविधान में कैसी बातें की गई होगी और हमारा देश कैसा होगा और हमारा संविधान कैसा होगा। आपको एक के हमारी प्रस्तावना पढ़ते पता लग जाएगा। जैसे गांधी जी ने कहा था, अगर किसी समाज की नैतिक स्थिति का और उसकी सभ्यता का हमें पता करना हो तो हमें यह देखो कि वो समाज पशुओं के साथ और जो दलित वर्ग है या जो निचले वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्ग कोई भी हो सकता है, जैसे अल्पसंख्यक हो सकते हैं, दलित लोग हो सकते हैं, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यानी अगर समाज वंचित वर्गों के साथ गलत व्यवहार करता है, अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार करता है तो समाज सभ्य नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर वो समाज वहां के पशुओं के साथ गलत व्यवहार करता है तो वो समाज कभी भी सभ्य नहीं हो सकता। समझ रहे ना? अगर आपने इतना देख लिया कि भाई वंचित वर्गों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आपको पता लगा कि इस देश में वंचित वर्गों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आप एक बार में बता दीजिएगा कि देश ही खराब है। जैसे पाकिस्तान में जाओ, वहां अल्पसंख्यक है, हिंदू लोग और तमाम, आप जैसे वहां पर जाके देखोगे आपको पता लगेगा वंचित वर्ग है, यानी महिलाएं हैं, हिंदू हैं, इन लोगों के साथ वहां पर गलत व्यवहार हो रहा है जो अल्पसंख्यक है। आप एक मिनट में कह दो कि भाई अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, देश ही खराब है। हालांकि अपने देश में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे भी अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, उनके साथ वही व्यवहार हो जो पाकिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों के साथ होता है। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं, है ना? ऐसे असभ्य लोग बहुत कम है। इन असभ्य लोगों की कोई देखकर सिर्फ हम भारत को असभ्य देश नहीं कह सकते। हमारे देश में इनसे ज्यादा मात्रा में सभ्य लोग हैं अभी भी, तभी हमारा देश अभी बना हुआ, बचा हुआ है ना? तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है हमारे संविधान की प्रस्तावना। और देखो, अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार जो है वो इसमें संशोधन हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, याद रखना। और उस संशोधन के माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। और तो और मैंने एक पीसीएस का एग्जाम देखा था, उसमें तो ये भी पूछ लिया था इनका क्रम, कि पहले समाजवादी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी इनका क्रम भी पूछ लिया गया कि पहले कौन सा शब्द आता है, बाद में कौन सा आता है और उसके बाद में कौन सा आता है। ये भी यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार ने ये शब्द जोड़े थे। चलो भाई, अब हमारे संविधान की प्रस्तावना हम देख लेते पूरी एक बार।
शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, क्रम भी याद रखना, पहले कौन सा शब्द आता है, बाद में कौन सा शब्द आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्वाहा, है ना। तो ये हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए संविधान दिवस जो है वो इसी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेती है। जैसे इस बार पूछ लिया था कि 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। फिर दूसरा स्टेटमेंट, 7 अगस्त को, इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे पूछ लेगी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अपनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, 26 नवंबर को हमारे संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब वो खेला खेलेगी बाद में, क्या खेलती है आपको पता ही है। अब देखो, ये जो हमने प्रस्तावना पढ़ी, इस प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं? इस संविधान, ये जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान के अधिकारों का स्रोत है ना। और ये शक्ति कहां से ग्रहण करती है? लोगों से। सबसे पहले लोगों से ये शक्ति ग्रहण करती है, तभी तो ना हम भारत के लोग। तो हमारा संविधान जो है वो शक्ति कहां से ग्रहण करता है? हम भारत के लोगों से, है ना। जैसे तमराज किल्विस कहां से शक्ति ग्रहण करता था? अंधेरे से। वैसे ही संविधान कहां से शक्ति ग्रहण करता है? भारत के लोगों से। हम भारत के लोग। तो कल को आपको कहे कि ये राजनेता बड़ा है, वो नेता बड़ा है, ये प्रधानमंत्री बड़ा है, वो राष्ट्रपति बड़ा है, मैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हम हैं तब ये हैं। हमसे शक्ति ग्रहण करता है संविधान, ना कि इन राजनेताओं से। दूसरा, भारत की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो भारत की प्रकृति होगी एक संप्रभु देश की, एक समाजवादी देश की, एक धर्मनिरपेक्ष देश की, एक लोकतांत्रिक देश की, एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाले देश की। संविधान के उद्देश्य क्या होंगे? तो भाई न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। और लागू होने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949। अब कंफ्यूज होगे सर, लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो देखो यहां पर लागू होने का मतलब है अपनाया कब गया था, समझे ना। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब इस प्रस्तावना में जो मुख्य मुख्य शब्द उल्लेख हुए हैं उनका हम देख लेते हैं कि भाई संप्रभुता का मतलब क्या है, समाजवादी का मतलब क्या है ना। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन बन गया था कि हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित विशेषणों की व्याख्या करो। अब कुछ लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। पहली बात तो लोग याद करके नहीं रखते प्रस्तावना को। दूसरी बात कि प्रस्तावना में विशेषण शब्द क्या आ गए? तो ये लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, न्याय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, यही विशेषण है, समझे ना। हाँ जी, तो सबसे पहला शब्द आता है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या हो? संप्रभु का अर्थ होता है कि हमारा देश किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं, हमारा देश किसी दूसरे देश का डोमिनियन नहीं, है ना। हमारे ऊपर कोई और शक्ति नहीं है जो हमें डिक्टेट करे कि आपको ऐसा करना है, समझ रहे बात। हम अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं, यानी हमारी विदेश नीति किस प्रकार से होगी और हम अपने देश में किस प्रकार से नीतियां अपनाएंगे, ये हमें कोई दूसरा देश आके नहीं बताएगा, क्योंकि हम संप्रभु हैं। अगर हमें कोई दूसरा देश डिक्टेट करे और हम उसकी बात माने और मानना ही पड़े तो हम क्या है, फिर संप्रभु देश नहीं रह जाएंगे। जैसे कभी आपने सुना होगा कि यूएसए वगैरह खासतौर से वो कहता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ब्रिटेन, भारत की सरकार को ऐसा करना चाहिए, या भारत में जो अल्पसंख्यक है खासतौर से मुस्लिम वर्ग, उनके साथ गलत हो रहा है, ऐसा यूएसए वगैरह कहते हैं, पाकिस्तान वगैरह कहते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री क्या कहते हैं, जयशंकर साहब क्या कहेंगे कि भैया हम लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप हमें आकर बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम एक संप्रभु
सोवरेन नेशन है, हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है कि भैया हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं। हालांकि फिर कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो राष्ट्रमंडल को ज्वाइन कर लिया था 1949 में, तो क्या राष्ट्रमंडल को ज्वाइन करने के बाद फिर भी आप संप्रभु हैं? क्योंकि राष्ट्रमंडल को जब आप ज्वाइन करते हो तो आप अपना प्रमुख किसे मान लेते हो? ब्रिटेन की महारानी को। तो फिर आप संप्रभु कैसे हुए? है ना? तो भाई हम कहते हैं कि हमने राष्ट्रमंडल ज्वाइन किया है, ब्रिटेन की महारानी को अपना प्रभु संप्रभु वो भी माना है, प्रमुख भी एज ए राष्ट्रमंडल की। वो क्या है कि राष्ट्रमंडल की नेत्री है वो, परंतु हम अपनी नीतियां उसके अकॉर्डिंग बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे दो चीजें होती है, एक होती है मोनोइज्म, एक होती है ड्यूअलिज्म। ये क्या बला है? मोनोइज्म का मतलब क्या होता है कि जो विदेशी स्तर पर जो संस्थाएं कानून बना रही है वही हम मान ले, कि कल को यूएन कोई कानून बना दे, डब्ल्यूटीओ कोई कानून बना दे, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगे, सेम टू सेम, बिना हमारी संसद में पारित करवाए, तो वो मोनोइज्म है। ड्यूअलिज्म मतलब डब्ल्यूटीओ ने कोई कानून बनाया कि भाई आप सब्सिडी इतने से ज्यादा परसेंट, 10% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो वो तभी लागू होगा जब हम अपनी संविधान अपनी संसद में ऐसा एक कानून बनाएंगे, तभी वो लागू हो पाएगा। तो हमारी संविधान, हमारी संसद, हमारी जो संसद है वो संप्रभु हुई कि नहीं हुई? भाई हमारी संसद के पास तो ज्यादा अधिकार होगा, जब तक हमारी संसद रेटिफाई नहीं करेगी तब तक वो कानून हम पर लागू ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम फिर भी राष्ट्रमंडल को हमने ज्वाइन किया, फिर भी हम संप्रभु हैं, और एक संप्रभु देश होने के नाते हम किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण भी कर सकते हैं, और हम चाहें तो हम दूसरे देश के हक में अपना दावा छोड़ भी सकते हैं। जैसे हम अगर चाहें तो पाकिस्तान के ऊपर कल को कब्जा कर सकते हैं, हम कल को चाहे तो चीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, और हम चाहें तो कल को भैया पाकिस्तान को भाई कहो पीओके आप ले लो, भैया हम कहते चीन को भाई आप सही चीन ले लो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर कहेंगे नहीं, मर जाएंगे पर हम कहेंगे नहीं। ये धरती हमारी माँ है और हम अपनी माँ को बेचते नहीं, ठीक है ना? अब आता है समाजवादी। समाजवादी क्या होता भाई? देखो, समाजवादी का मतलब ये होता है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों पर सरकार का, या आप कहो कि समुदाय का, और समुदाय मतलब सरकार, समुदाय का जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। जैसे रूस, जैसे कोरिया, कौन सा वाला कोरिया? किम जोंग उन वाला कोरिया, ये क्या है? समाजवादी। और समाजवादी का भी एक और चरम रूप है साम्यवाद, है ना? तो उसमें क्या है कि कोई व्यक्तिगत वहां पर संपत्ति नहीं हो सकती, उत्पादन के साधनों पर सारा का सारा अधिकार किसका है? सरकार का अधिकार है। ऐसा होता है समाजवादी। तो भारत में क्या ऐसा समाजवाद है? तो बिल्कुल नहीं, भारत में ऐसा समाजवाद नहीं है। जब भारत को में ये चुनने को आया कि हम समाजवादी हमारा देश चुने, व्यवस्था चुने, कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो बाजारवादी जो व्यवस्था है वो चुने, तो उस काल की सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हम ना समाजवाद की ओर जाएंगे, ना हम बाजारवाद की ओर जाएंगे, हम बीच वाला कोई रास्ता चुनेंगे, बौद्ध सिद्धांत, मध्यम मार्ग, जिसमें समाजवाद के कुछ अच्छी अच्छी चीजें हों और जो बाजारवाद है इसकी कुछ अच्छी अच्छी चीजें, है ना? इसलिए हमारा संविधान जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। समझ रहे हो? हमारा संविधान जो है, या हमारा संविधान जो है, या हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वो राज्याश्रित संविधान समाजवाद की नहीं है कि सारा अधिकार राज्य का ही होगा, बल्कि हम एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें जो उत्पादन के साधन है वो सरकार के भी हो सकते हैं और निजी संपत्ति भी हो सकती है। जबकि राज्याश्रित समाजवाद होता है या साम्यवाद जो होता है उसमें निजी संपत्ति नहीं होती है किसी की भी, है ना? अलबत्ता तो अभी लोग देश जो अलग अलग देश हैं, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, ये घोषणा तो करते हैं कि हम जो है वो समाजवादी साम्यवादी देश है, पर अलबत्ता कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूर्ण रूप से समाजवादी देश हो या साम्यवादी देश हो। वहां पर भी निजी संपत्तियां तो है ही ना भाई। जैक मा इतना बड़ा वो वहां का आप कहो कि उद्योगपति है, उद्योगपति तो तभी है जब निजी संपत्ति है। तो हमारा संविधान जो है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें क्या बात है कि भाई कुछ संसाधन सरकार के पास रहेंगे, कुछ कंपनी सरकार चलाएगी, कुछ कंपनी जो है वो व्यक्ति चलाएंगे, व्यक्तिगत अधिकार भी अपने यहाँ संपत्ति का है उत्पादन के ऊपर, और कुछ सरकार का भी है।
दोनों मिलजुल के काम करेंगे। जहां व्यक्ति नहीं कर सकता वहां सरकार करेगी, या सरकार नहीं कर सकती या सरकार नहीं करना चाहती वहां पर व्यक्ति करेगी। इसलिए तो मात्र दो ऐसे इस वक्त अपने यहाँ वो है विषय जो सरकार है, एक तो एटॉमिक एनर्जी और एक रेलवे। बाकी सारे जो है वो व्यक्तिगत या निजी व्यक्ति कर सकता है सारे बिजनेस, है ना। तो 1955 में एक अवार्डी सत्र हुआ था, उस अवार्डी सत्र में ही कांग्रेस पार्टी ने इस समाजवाद की घोषणा कर दी थी। तो ऐसा कभी कभी पूछा जा सकता है कि अवार्डी सत्र क्या था और इस अवार्डी सत्र में क्या घोषणा की गई थी। तो उसमें समाजवादी स्वरूप को स्थापित किया गया था, इस अवार्डी सत्र में 1955 में हुआ था। तो ये हो गया समाजवादी, है ना। ये समाजवादी व्यवस्था या जो समाजवादी शब्द है, ये समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। हालांकि ये जोड़ा 1976 में गया, तो क्या इससे पहले हमारा देश समाजवादी नहीं था? बिल्कुल था। ये शब्द जोड़े या रहे या ना रहे, परंतु हमारा देश हमेशा से एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश रहा है। और समाजवाद में हमारा देश जो है वो मार्क्सवादी समाजवादी देश नहीं है, बल्कि गांधीवादी समाजवादी देश है ना। और मार्क्सवाद के जो चरम चीजें कि वर्ग विहीन होना चाहिए समाज, और बुर्जुआ वर्ग जो है उसको हटाकर सर्वहारा वर्ग जो है वो आ जाने चाहिए, ऐसी चीजें नहीं है। हमारे गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव है। गांधी जी क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी गरीब आदमी को भी अपना ध्यान रखें। देखो, कुछ आदमी जो अपने आप से चीजें कर सकते हैं वो तो अपने आप कर लें भाई। जैसे स्वास्थ्य है, जो आदमी सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं कराओ, सरकार को कोई उसमें हर्ज नहीं है। परंतु जो आदमी नहीं करा सकते उनके लिए सरकार एक सरकारी अस्पताल खोल देगी, एम्स खोल देगी। इस प्रकार से ये है हमारा समाजवाद। अब आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या बोला भाई? धर्मनिरपेक्ष शब्द भी देखो अपने यहाँ 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़ा गया था 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो क्या ऐसा है कि जब तक धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था तो हमारा संविधान या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? तो बिल्कुल ऐसी बातें हैं। हमारा संविधान और हमारा देश शुरुआत से ही एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है ना। जैसे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब आप जिस भगवान को चाहे मानो, जिस तरीके से मानना चाहे मानो, जिस तरीके से पूजा अर्चना करना चाहे वैसे करो, है ना। हालांकि कुछ उसके ऊपर सीमाएं हैं कि कल को आप बीच रोड में बैठ के बकरा काट के ये कहने लगो कि भाई हम तो भगवान को ऐसे मानेंगे, है ना। तो कुछ उसमें सीमाएं हैं, परंतु आप जिस तरीके से चाहो मान सकते हो। और अगर नहीं चाहो कि मैं किसी भगवान को नहीं मानूं, तो भी आप स्वतंत्र, आप नास्तिक भी हो सकते हैं भारत, है ना। ये है अपने देश की धर्मनिरपेक्षता, है ना। और हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्म समान है और उन्हें समान सरकार का समान समर्थन प्राप्त। समझ में आई आपको बात? यानी कि इसका दो चीजें एक हुई। एक तो हमारे देश में सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म, या आप कहो कि हमारे देश में कोई राज्य धर्म नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर जो इस्लाम है वो एक वहां का राज्य धर्म है, समझ रहे हैं। वहां का स्टेट रिलीजन जो है वो क्या है? इस्लाम धर्म है। तो वो एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। जैसे बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, वो एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। परंतु हमारे यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे यहाँ देश का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ सरकार जो है वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देती है, सभी धर्मों को समान संरक्षण देती है। देखो, धर्मनिरपेक्षता की दो व्याख्या है। एक होता है यूरोपीय या आपको पश्चिमी व्याख्या, एक होता है भारतीय व्याख्या। यूरोपीय पश्चिम व्याख्या जो है या अमेरिकी व्याख्या है, इसमें क्या होता है कि एक होता है धर्म, एक होता है राज्य। ये दोनों अलग है। धर्म मतलब चर्च, तो चर्च और राज्य के बीच में कोई भी यहां पर आप कहो कि संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। राज्य को धर्म से नहीं मतलब है और धर्म को राज्य से कोई मतलब नहीं है। पर अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ हमारी सरकार जो है उसका कोई धर्म नहीं है और वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकती, परंतु सभी धर्मों को समान संरक्षण दे सकती है। समझ आए बात? अगर भारत की सरकार मदरसा जो है, मदरसा को पैसा दे सकती है, भाई वहां पर आप पढ़ाई करवाओ, तो गुरुकुल को भी दे सकती है।
अगर मंदिर बनाने में पैसा दे सकती है तो मस्जिद बनाने में भी दे सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर बनाने में देगी या मस्जिद बनाने में देगी, ऐसा नहीं है। सब धर्मों को समान संरक्षण है, समझे आप बात। और हमारी सरकार धर्म के अंदर हस्तक्षेप भी कर सकती है। पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है, वहां की धर्मनिरपेक्षता में। हमारे देश में ऐसा है। हमारे यहाँ क्या है, एक होता अंतर धार्मिक और एक है अंतः धार्मिक वर्चस्व। तो हमारे देश में अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अंतर धार्मिक मतलब कल को हिंदू आके कहे कि हम ज्यादा हैं, आप मुसलमान अल्पसंख्यक हो और बाहर निकल जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या सरकार ऐसा करना देगी? नहीं करने देगी, है ना, नहीं करने देगी। हालांकि आज के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये ज्यादा बच्चे वालों को देश की संपत्ति बांट देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का इतने बड़े और अच्छे सभ्य एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहता है, पर ये निजी विचार है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। परंतु सरकार ऐसा चाह के भी नहीं कर सकती है, समझ रहे बात। और अंतः धार्मिक वर्चस्व मतलब धर्म के अंदर ही कुछ वर्गों का वर्चस्व हो। जैसे अपना धर्म है, इसमें वर्ण व्यवस्था बांट रखी है, वैश्य शूद्र ब्राह्मण। तो कल को ब्राह्मण कहने लगे दलितों को कि भाई आप हमारे जूते धो और ये सारे काम करो, क्योंकि आपको तो हमारे धर्म में ऐसे ही काम दिए गए। तो नहीं, सरकार कहेंगी भाई ऐसा नहीं कर सकते। तभी तो छुआछूत वाला निरोधी कानून अपने यहाँ है ना, बिल्कुल। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत खराब, मतलब हमारे देश में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत खराब, महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं है। तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, अगर और किसी धर्म में भी ऐसा हुआ, 3 तलाक वाला आपने केस सुना, तलाक के बिद्दत, कौन सा केस, माफ कीजिएगा, शायरा बानो केस। तलाक के बिद्दत 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। धर्म में हस्तक्षेप है ना। परंतु ये किस लिए धर्म में हस्तक्षेप है? अंतः धार्मिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए ये धर्म में हस्तक्षेप है। तो कल को कोई कहे कि धर्म निरपेक्षता हमारे धर्म में हस्तक्षेप है, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था 2019 में मेंस में, और मैं तब मेंस दे रहा था, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बना लेती है। तो देखो, धर्म में हस्तक्षेप नहीं है, धर्म के उन वर्चस्ववादी अंगों का ये उनमें हस्तक्षेप है जो मतांध है, जो दुराग्रही है, जो घृणा फैलाने वाले हैं, उनके बीच में उनमें हस्तक्षेप है। सबरीमाला केस, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई जाने देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार है। अंतः धार्मिक वर्चस्व, धर्म के अंदर ही महिलाओं पर वर्चस्व था। आर्टिकल 377 मतलब धारा 377 आईपीसी की समाप्त कर दी। इसमें क्या है? इसमें है कि समलैंगिक जो जोड़े हैं वो अपना जो है वो प्राइवेट स्पेस में जो प्राइवेट चीजें, निजी काम करना चाहिए वो कर सकते हैं। समझ रहे आप बात? और ये तो सभी धर्म इसको गलत मानते हैं, परंतु क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात मानी कि ऐसा हुआ तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप होगा? खूब मुस्लिम और हिंदू धर्म के तथाकथित विद्वानों ने इसका विरोध किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संवैधानिक नैतिकता आपके धार्मिक और सामाजिक नैतिकता से ज्यादा तरजीह देने योग्य है। समझ रहे हैं आप बात? हाँ इस प्रकार से। तो ये है हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता। अगला, ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, यही तर्क आपको देने पड़ेंगे वहां पर। दूसरा, जैसे एक और मैं बता दूं, अपने यहाँ जैसे हॉलीडेज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, सरकारी छुट्टियां, उन सरकारी छुट्टियों में कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के लेकर छुट्टियां दी जाती है। जैसे अगर होली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, तो क्रिसमस की भी है, तो ईद की भी छुट्टी दी जाती है ना, तो वैशाखी की भी छुट्टी दी जाती है, गुरु पूर्णिमा की भी छुट्टी दी जाती है। सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है हमारा देश। ये हमारी है। हमारे देश में आप बाहर चाहो बुर्का पहन के निकल सकते हो, आप चाहो पगड़ी पहन के निकल सकते हो, परंतु फ्रांस में ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश की। ये यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता से अलग है। चलो आ जाता है लोकतंत्र पे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? लोकतंत्र 2 तरीके का होता है। या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है भाई? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। एक सीधी सादी एक मानवीय परिभाषा ये है। इसमें मतलब जनता जो है वही जनता पर शासन करने के लिए चुनेगी सरकार को। अब लोकतंत्र 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सीधे कुछ लोग जाके ही वहां पर शासन करें, जैसे स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है कि वहां पर प्रत्यक्ष जो है वो लोकतंत्र। एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, जैसे हमने अपने सांसद चुन लिए,
सांसद जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी के होंगे वो सरकार बनाएंगे और फिर वो हम पे शासन करेंगे। यानी कर कौन शासन रहा है? जनता। कौन किसके ऊपर कर रहा है? जनता के ऊपर ही। तो जनता का, जनता के द्वारा, और किसके लिए शासन? जनता के लिए ही शासन हुआ ना। तो ये अप्रत्यक्ष शासन प्रतिनिधियों के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में है उसमें क्या होता है? एक होता है रेफरेंडम, यानी कि कोई भी कानून बनाने से पहले सिर्फ संसद में पास कर ले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, सारी जनता को पूछा जाता है। अगला क्या है? इनिशिएटिव, पहल। पहल मतलब सरकार कोई कानून बनाना चाहे कि ना चाहे, जनता पहल करके कानून बना सकती है कि भाई ये वाला कानून बनाओ जाके। अगला प्रत्यावर्तन, मतलब अगर मान लीजिए हमने सांसद चुना और हमें पता लगे कि भाई 2 साल तक देखा कि उसने कोई काम नहीं किया, तो हम उसे वापस बुला लेंगे, भाई वापस आ जाओ, आपसे नहीं हो पाएगा बेटा। ऐसा स्विट्जरलैंड में किया जा सकता है, प्रत्याशी को वापस बुला लेते हैं, रिकॉल। एक होता है जनमत संग्रह। ये जनमत संग्रह और रेफरेंडम में क्या अंतर है? ये आंतरिक अंतर आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये वैसा ही है कि भाई कोई किसी मुद्दे पर जो है सरकार जो है वो जनता से राय लेकर काम करती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? हम जो है हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है जाकर फिर सरकार चलाते हैं। ये है लोकतंत्र। तो हमारे देश में ऐसा है ना। तो हमारा देश क्या है? एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है जिसमें संसदीय व्यवस्था है। तो लोकतंत्र में भी 2 व्यवस्था हो सकती है, एक संसदीय व्यवस्था, एक राष्ट्रपति व्यवस्था। कल के लेक्चर में मैंने ये बता दिया आपको ऑलरेडी। राष्ट्रपति व्यवस्था कहाँ है? यूएसए में। संसदीय व्यवस्था कहाँ है? इंडिया में है, ब्रिटेन में है ना। तो हमारा देश इस प्रकार से है। ठीक है साहब, हमने देख लिया। अब क्या आ जाता है? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि जब जब किसी देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता हो वो देश गणतंत्र होगा। तो 2 तरीके का शासन होता है, एक होता है राजशाही, एक होता है गणतंत्र। राजशाही में क्या होगा? राजा या रानी होगा। गणतंत्र में क्या होगा कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, माफ कीजिएगा सिस्टम लैग कर रहा है, राष्ट्रपति है या कोई भी मुखिया है, तो जो देश का मुखिया है वो जनता द्वारा चुना जाता है, उसका चुनाव होता है ना। वो क्या हो गया? गणतंत्र। तो हमारा देश गणतंत्र है ना। ब्रिटेन गणतंत्र है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि महाराजा रानी होता है। मैं आपको कहूं कि यूएसए गणतंत्र है तो आप कहोगे यस बिल्कुल, वहां राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन अभी चुने गए। ठीक है साहब, ये हमने देख लिया। और क्या है? न्याय। तो न्याय में कौन कौन सी न्याय आ जाती है? ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि न्याय जो है में कौन सी न्याय शामिल है। तो सामाजिक, एग्जैक्ट याद रखना है, मैं कह रहा हूं ये तो रट लो प्रस्तावना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, कल आपको समानता कहने लगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आप कहोगे कि सर ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कौन करता है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व इसको सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक न्याय को करता है मौलिक अधिकार सुनिश्चित, और सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित कौन करते हैं? डीपीएसपी, यानी हमारे नीति निर्देशक तत्व इसको सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? भाई देखो, समाज में चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, धर्म हो, लिंग हो, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय है ना। जैसे कोई अनुसूचित जाति है तो उसके साथ बोल रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है। कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई महिलाएं हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये सामाजिक न्याय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर या संपत्ति, आय और संपदा के आधार पर किसी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भाई कल को आप सरकार ये कहते कि जो आदमी 1 करोड़ रुपए महीने के कमाता हो, वही आदमी जो है, उसी आदमी को यहाँ दिल्ली में प्रवेश करने का अधिकार है, या उसी आदमी को सरकार का ये वाली योजना का अधिकार है, या ये किसी भी कानून का अधिकार है, या जब तक ये वाले चीजें नहीं होगी वो मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। तो ऐसा काम नहीं कर सकती सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक न्याय का सिद्धांत। आर्थिक न्याय के सिद्धांत में क्या होता है? आय, संपदा और संपत्ति की असमानता को दूर कर दिया जाता है। यानी गरीब अगर गरीब है
तो उसे थोड़ा ऊपर लाने के लिए सरकार उसकी सहायता करेगी, ठीक है ना। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति चाहे वो मोटा हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी लिंग से, किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कल को आदमी कहने लगे कि आप जो है फला फला धर्म से, फला फला जाति से बिलोंग करते हो, तो आप जो है आईएएस नहीं बन सकते, आप सांसद नहीं बन सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या ऐसा सरकार कह सकती है? नहीं। तो यही तो है राजनीतिक न्याय, क्योंकि इन आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, रंग, मोटा पतला, इसके आधार पर राजनीतिक अधिकारों से जो है वंचित नहीं कर सकती सरकार। इस प्रकार से हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त है। और ये कहां से लिए हमने ये तत्व? 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, वहां से हमने ये तत्व लिए हैं। अगला जाता है स्वतंत्रता। अब ये स्वतंत्रता किस प्रकार की स्वतंत्रता? तो स्वतंत्रता सबसे पहले क्या चीज होती है बताओ, सोचो अपने दिमाग में एक बार। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम जैसा चाहे वैसा काम कर सको, बिना रोक टोक के हम जैसा चाहें वैसा। भाई मुझे खीर खानी है, मैं खीर खा पाऊँ, मुझे बाहर मॉल में घूमने जाना है, मैं मॉल में घूमने चले जाऊँ, मुझे पार्क में जाना है, मैं पार्क में चला जाऊँ, मुझे पॉलिटी की किताब पढ़नी है, मैं पॉलिटी की किताब पढ़ लूँ, मुझे लेनिन की किताब पढ़नी है, मैं लेनिन की किताब पढ़ लूँ, मुझे लियो टॉल्स्टॉय की किताब पढ़नी है, मैं वो किताब पढ़ लूँ, मुझे शायरी सुननी है, मैं शायरी सुन लूँ, मुझे मूवी देखनी है, मूवी देखूं। ये स्वतंत्रता क्या है? ये चीजें क्या है? ये है स्वतंत्रता। यानी लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति के विकास के लिए अवसर होना चाहिए। समझ रहे? यानी व्यक्ति का संपूर्ण विकास कब हो सकता है? जब उसे वो काम करने की आजादी हो जो वो करना चाहता है। भाई कल को आप कहो कि आप आईएएस करना चाहते हो और आपको वो नहीं करने दिया जाए, तो आपका व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा? आप पढ़ना चाहो और आपको पढ़ने नहीं दिया जाए, तो आपका व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा? है ना। तो ये है स्वतंत्रता, कि जो आप करना चाहो, आपकी गतिविधियों पर कोई रोक टोक नहीं है, वो है स्वतंत्रता। अब रोक टोक नहीं है इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी करो। कल को तो आप ये कहो भाई मुझे स्वतंत्रता है, मैं किसी आदमी के जाके सर पर पत्थर मार के आऊंगा, मैं उसको झपटा मार के आ जाऊंगा, तो ये क्या स्वतंत्रता है? या मैं एक आदमी सो रहा है रात को 12 बजे, मैं उसके घर में जाके डीजे बजाऊंगा, बोलूंगा मैं तो अपने घर में बजा रहा हूं, तो क्या ये आपको स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता आती है कुछ सीमाओं के साथ। आपकी स्वतंत्रता और आपके अधिकार तभी तक है जब तक आप दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करें। जिस सीमा से आपने इधर प्रवेश किया, यानी दूसरे की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन आपने किया, आपके अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो कल को आपको कोई बोले, आप किसी को यहाँ गाना बंद करवाने जाओ और वो बोले मैं तो अपने घर में बजा रहा हूँ, मैं तो अपने घर में गाली दे रहा हूँ, मैं तो अपने घर में शोर मचा रहा हूँ, तो कहना भाई आपके अधिकार और आपकी स्वतंत्रता तब तक ही है जब तक कि आप दूसरे के स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। और आप हमारी स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए महाशय जितना जल्दी हो सके आप जो है अपने इन गाने बजाने को और इसको बंद कर लो। ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हमारे देश में विचार रखने की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म, उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। और अगर इन स्वतंत्रताओं से कोई सरकार, कोई भी निजी व्यक्ति आपको रोकता है, तो आप जा सकते हैं कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। समझ रहे आप बात? ठीक है, चलो भाई स्वतंत्रता देख ली। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस की क्रांति से लिया है, जो 1789 में शुरू हुई थी और 1799 तक चलती है। अब आती है समानता। अब समानता का अर्थ क्या है भाई? समानता का अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। मतलब कल को कहे कि भाई मैं तो फला जाति का हूं, फला धर्म का हूं, फला लिंग का हूं, इसलिए मुझे विशेषाधिकार होने चाहिए, तो बिल्कुल गलत। आपको कोई विशेषाधिकार ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना। आप कहेंगे भाई मैं तो पुरुष हूं इसलिए मुझे महिलाओं से ज्यादा वेतन मिलना चाहिए, गलत। समान कार्य के लिए समान वेतन, क्योंकि विशेषाधिकारों का अंत है हमारे संविधान में। समझ रहे आप बात? कल को कहने लगे भाई मैं तो जनरल से आता हूं, मैं तो इस जाति से आता हूं, मैं तो फला ब्राह्मण, मैं तो फला क्षत्रिय, फला ठाकुर, और मैं इन दलितों से अपने जूते साफ करवाऊंगा, इनको इनकी औकात नहीं है मेरे सामने आ सके और ये इधर आ नहीं सकते, तो गलत। नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आपके विशेषाधिकार आपके राज्यों के साथ समाप्त हो गए हैं। अब देश में संविधान का शासन है। किसका शासन है? संविधान का। ये राजे रजवाड़े हवा हुए बाप के पुराने दिन। समझ रहे हैं बात? और इसी समता के लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 14 से लेकर
हमारे यहाँ 18 तक संविधान में समता के अधिकार दिए गए हैं। जिसमें आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार और मूल वंश के आधार पर कोई आपसे भेदभाव करता है उसका निषेध है। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, यानी कि आप किसी जाति, लिंग इससे संबंधित हो और कहो कि भाई आपको लोक नियोजन में अवसर नहीं दिया जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत अंत हो गया भैया, अब नहीं कर सकता कोई छुआछूत। उपाधियों का अंत, यानी कोई आदमी उपाधियां नहीं धारण कर सकता। कल को कोई आपके आदमी आए, महाराजाधिराज परम भट्टारक ऐसी उपाधियां ग्रहण करके डोले, तो वो डोल नहीं सकता। हवा हुए आपके दिन, आप भले ही किसी रियासत के राजा हो, परंतु तो आप ऐसे नहीं लगा सकते कि राजा महेंद्र प्रताप वो राजा तमाम वो, ठीक है ना। ये समाप्त हुआ, ठीक है। चलो, ये है जैसे धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से मना नहीं करा जा सकता, और साथ ही साथ इन्हीं के आधार पर विधानसभाओं, लोकसभा के चुनाव लड़ने से जो है मना नहीं किया जा सकता। वोट डालने से मना नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना अपने यहाँ, 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, चाहे किसी जाति, किसी लिंग का हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, कोई मतलब नहीं है उससे, देश के किसी हिस्से में रहता हो। अगला है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारे की भावना, यानी हमारा संविधान एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, ताकि कल को ऐसा नहीं कि मैं तो राजस्थान का, मैं तो फला महाराष्ट्र का, मैं तो कर्नाटक का, मैं तो नॉर्थ ईस्ट का, मैं तो मणिपुर का, मैं तो नागालैंड का, मैं तो यूपी का, मैं तो एमपी का, मैं तो बिहार का, ये बातें नहीं चलें। इसलिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करी है देश ने, संविधान ने, ताकि भाईचारे और बंधुत्व का विकास भारत में हो सके। परंतु फिर भी कुछ ऐसा लोग हैं जो करते हैं ऐसा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, राज्य के नाम पे, फलाना हम तो महाराष्ट्र, मराठी मानुष, संकीर्ण सोच के तुच्छ प्राणी, मराठी मानुष हम तो यूपी के हैं, ये तो बिहार वाले हैं, हम तो हरियाणा से हैं, हम तो पंजाब से हैं, हम तो राजस्थान से, राज्य रजवाड़े, ये कुछ लोग संकीर्ण सोच के तुच्छ प्राणी हैं अपने जीवन में भी। परंतु संविधान इसका निषेध करता है कि भाई ये बंधुत्व का, भाईचारे की भावना तभी होगी जब ये सब चीजें, ये क्षेत्रवाद और ये खत्म होगा अपने देश में, है ना। हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य क्या होगा कि वो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग की विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना से प्रोत्साहित होकर काम करेगा। ये हमारे मौलिक अधिकारों में लिखा गया है ना। तो आज जो धर्म करते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फला धर्म, ढिमका, फलाना, ये सब करते रहते हैं। हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा ही चलनी चाहिए, हमारी तेलुगु ही चलनी चाहिए, हमारी तमिल ही चलनी चाहिए, हमारी यही चलनी चाहिए, फलाने ढिमका चलनी चाहिए, हमारा मराठी मानुष, हमारा महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा आदमी काम करेगा, बिहार का नहीं, यूपी का नहीं कर सकता। ये चीजें, इनसे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, तभी देश का विकास हो पाएगा, तभी आपकी बुद्धि का भी विकास हो पाएगा, नहीं होगा। प्रस्तावना क्या कहती है? बंधुत्व में हमारे यहाँ दो बातें हैं, पहला व्यक्ति का सम्मान करो और दूसरा देश की एकता और अखंडता बनाए रखो, है ना। जब तक व्यक्ति का सम्मान नहीं करोगे और देश की एकता और अखंडता को बनाए नहीं रखोगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन शब्दों को, अखंडता को, जो शब्द है, इस अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, है ना। ठीक है भाई, ये सब चीजें वही है जो मैंने आपको बता दी थी। अब है प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना हमने पढ़ी, तो प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व यही है कि ये प्रस्तावना, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं कि ये प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। समझे आप? ये हमारे संविधान का एक परिचय पत्र है, हमारे संविधान की नींव है। ये महत्व है हमारे इसका, है ना। और ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये महत्व है हमारे संविधान का। और कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। क्या है? कुंजी है हमारे संविधान की, हमारे संविधान का आभूषण है ना, ये हमारी प्रस्तावना। और तो और एक अंग्रेजी हुआ, राजनीति शास्त्री हुआ करते थे, सर अर्नेस्ट बर्कर। सर अर्नेस्ट बर्कर तो भारत के संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर सम्मान दिया उन लोगों को जिन्होंने प्रस्तावना लिखी है, और उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ठीक है। और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी शुरुआत में हमारी प्रस्तावना को उल्लेख किया। सोचो कितनी बढ़िया चीज है हमारी संविधान, हमारी जो प्रस्तावना
हमारे सीजीआई हुआ करते थे, एम हिदायतुल्लाह साहब, इन्होंने लिखा कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है और उससे भी कहीं ज्यादा है ये। तो ये हमारी प्रस्तावना जो है इसका महत्व है। अब एक बात निकल के सामने आई 1960 ईस्वी में कि साहब इस संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। अब देखो, कभी भी चीजें जो तय होती है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तय करो या कोई भी, वो तय होती है उस काल की राजनीति के अनुसार। किसके अनुसार? राजनीति के अनुसार। देखो 1960 प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू। नेहरू का कद कितना ऊंचा आपको पता है? हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक कद। बड़े बड़े लोग नेहरू की ओर मुंह ताकते थे उस टाइम, है ना, जिसने देश को आजाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो देश संभाल रहा हो और बहुत बढ़िया से संभाल रहा हो, उसका राजनीतिक कद उस काल में बहुत हुआ करता है ना। और 1960 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, बेरुबाड़ी संघ मामला। तो बेरुबाड़ी संघ मामले में ये बात आई कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो उस काल में सरकार की ओर से यह विचार था कि भाई प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो क्या अब सरकार के खिलाफ जा सकता है कोर्ट उस टाइम पे? क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ है, नेहरू का कद बहुत ऊंचा है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक स्थापित ठीक से नहीं हुआ है। आज का सुप्रीम कोर्ट तो अलग है कि भाई चंद्रचूड़ साहब चाहे कोई भी हो कह देंगे कि नहीं भाई आपके ये गलत है आपकी स्कीम चुनावी बॉन्ड वाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कहा बेरुबाड़ी संघ मामले में, याद रखना ये 1960 में, कि भाई प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। और जब संविधान का भाग ही नहीं है तो संविधान की ये जो प्रस्तावना है इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, यानी संशोधन इसमें किया ही नहीं जा सकता। ठीक है बात। अब 1973 का मामला आ गया और अब सुप्रीम कोर्ट अब तक 1900 आप कहो कि 50-51 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट अपने आप को स्थापित कर चुका है ना। अभी उसमें थोड़ा सा सरकार से टकराने की शक्ति आ गई है कि वो गलत को गलत और सही को सही कुछ कहने की क्षमता उसमें आ गई। 1973 में एक प्रसिद्ध वाद केशवानंद भारती मामला, इसको तो आप कहो कि रामायण गीता सब उससे भी ज्यादा महत्व देना है इसको, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो। समझे मेरी बात? ये एक बहुत ही वाटरशेड इवेंट है ये केशवानंद भारती मामला 1973 में 24 अप्रैल, ये डेट भी याद रखना 1973। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो उधर से लोगों ने कहा कि भाई नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। तो जब भाग ही नहीं है तो संविधान में आप इसमें संशोधन कैसे कर पाओगे? ठीक है साहब, परंतु उस काल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है। हालांकि संविधान की प्रस्तावना को बाद में लागू किया गया, बाद में जोड़ा गया, परंतु संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक एकीकृत भाग है। और उसमें अब जब एकीकृत भाग है तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। पर देखो, परिवर्तन किया जा सकता है परंतु उसकी मूल भावना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही तो है 24 अप्रैल 1973, मूल ढांचा का विकास तभी तो हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी मूल भावना में, उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। सेम टू सेम मामला LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही सेम टू सेम वाली बात, है ना। इसी आधार पर जब 1973 में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसी आधार पर 1976 में संविधान की प्रस्तावना में एक बार मात्र जो है वो संशोधन कर दिया जाता है और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता इसी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है साहब, ये है ना। तो ये हमने देख लिया। अब कुछ चीजें याद रखनी है प्रस्तावना से संबंधित। देखो, संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना देगी कि संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है, तो आपको लगेगा हाँ यार बात तो सही है, हम भारत के लोग वहां से शक्ति ग्रहण कर रहे हैं तो विधायिका भी लोगों से बनती है। आप ऐसे खिचड़ी पर आप पका दोगे बीरबल वाली, तो बिल्कुल नहीं। ये रट लेना है, पूरा ध्यान रखना है
कि भारत की विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है प्रस्तावना, और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। साथ ही साथ ये गैर न्यायिक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में लिखी बातों को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई ये वाला काम नहीं हुआ। जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। क्या है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता? तो कोई कहे भाई मुझे तो अवसर की समानता यहाँ पर नहीं मिली, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। एटलीस्ट कोई कानून है उसको आधार बना के जा सकते हो, पर इस प्रस्तावना को आधार बनाकर नहीं जा सकते। तो ये गैर न्यायोचित है। जैसे मूल कर्तव्य जो है वो गैर न्यायोचित है, डीपीएसपी वो गैर न्यायोचित है ना। अब यहाँ पर जो है ये व्यक्ति की गरिमा की अभी बात हुई, गरिमा और अवसर की समानता जो है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो यहाँ गरिमा वाला सब डिस्कस करना भूल गए थे। गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का शब्द का अर्थ ये है कि भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो महिला है कि पुरुष है, किस जाति से संबंध रखता है, किस धर्म से संबंध रखता है, काला है कि गोरा है, मोटा कि पतला हो, ये माना जाएगा कि उसका चरित्र जो है वो पवित्र है। ऐसा नहीं कि इस जाति से या इस धर्म से या इस लिंग से संबंध रखता है तो ये अपवित्र है, बिल्कुल। ये गरिमा, सब लोगों की बराबर गरिमा है, और अगर आपका गरिमा का उल्लंघन होता है तो आप अवमानना का केस भी लोगों पे कर सकते हैं, है ना। अब प्रस्तावना में संशोधन की संभावना की बात आई, तो संशोधन की बात जब बेरूबाड़ी संघ मामला था, बेरूबाड़ी 1960 मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, इसलिए भाई उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु केशवानंद भारती मामले 1973 में कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी मूल भावना में कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए 368 के माध्यम से, अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो है वो संशोधन करते हैं ना, उसके माध्यम से यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसकी मूल विशेषताओं, मूल तत्वों और मूल भावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये आपको याद रख लेना है ना। और मोटा मोटी आज जो है हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त कर देंगे। कल हम देखेंगे संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक हम कल मुख्य मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।